हमारा उद्देश्य है कि आप हिंदी भाषा के व्याकरण को न केवल सही तरीके से लिखें बल्कि समझें, ताकि जहाँ भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं आप उन्हें सही से हल कर पाएँ, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण यात्रा, जहाँ सीखना होगा आसान, मज़ेदार और यादगार। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ये पूछा गया है कि स्वर नहीं है, स्वर बताना है आपको। हिंदी में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमारी वर्णमाला में स्वर नहीं है, कौन सा? पहला है अ, उ, ए और य। तो इसमें से 3 हमारे स्वर हैं, एक नहीं है, तो ये है हमारा स्वर नहीं य। बाकी आ, उ और ए हमारे स्वर हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। यहाँ एक व्यंजन है जो किसका है? च, छ, ज, झ, य। ठीक है, ये जो है च वर्ग का पंचम अक्षर है। स्वर नहीं है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो स्वतः उच्चारित होती हैं, जबकि व्यंजन को उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ प्रश्न पूछा गया आपसे, व्यंजनों की कुल संख्या होती है। ये स्वर और व्यंजन वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33, 36, 35 या फिर 30। तो ये जो है हमारा सही उत्तर जो है 33। 33 कैसे होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन सा? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ठीक है, अब ये पांचों वर्ग में कितने लेटर होते हैं? एक वर्ग में 5 वर्ग होते हैं और एक वर्ग में 5 लेटर होते हैं। तो 5 × 5 कितना हो गया? 25। फिर आपके 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिला के हमारे आंसर कितना हो गया? 33। देखेंगे इसकी व्याख्या। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, जिन्हें पांचों वर्ग क, च, ट, त, प 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, बाकी अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो महाप्राण बताना है आपको। कौन सा है? क, ख, ग या फिर घ। तो कौन सा है हमारा? ख। अब महाप्राण क्या होते हैं? अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा है? अगर हम बात करें पहला, तीसरा और 5वां, ये कहलाते हैं हमारे अल्प प्राण। अल्प प्राण और दूसरा होता है हमारा महाप्राण। तो बचा कौन सा? दूसरा बचा है हमारे सामने, दूसरा बचा है और चौथा बचा है। तो ये कहलाएंगे हमारे महाप्राण और ये होते हैं हमारे अल्प प्राण। अल्प का मतलब क्या होता है? जिनमें वायु कम निकलती है, और महा में होता है ज़्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इसका व्याख्या देखेंगे पहले हम। महाप्राण व्यंजन वे होते हैं जिन्हें उच्चारित करते समय वायु अधिक निकलती है, जैसे ख, घ, झ, ढ़, थ, फ आदि। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अर्धस्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं? अब मैंने आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं। क्या क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और दूसरा आपको बताया व्यंजन। अब ये अर्धस्वर क्या है? अर्धस्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं य, र, ल वह होते हैं। चलिए देखते हैं। अर्धस्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि वाले अक्षर होते हैं, जिनमें य, र, ल व आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या कितनी है? अब आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बतानी है। कितनी है ये? 12 है या फिर 13 है या 14 है या 15 है? तो ये कितनी संख्या होती है? ये होती है 11। कितनी होती है? 11, जो अ से लेकर कहाँ तक होते हैं? औ तक होते हैं। ठीक है, औ तक होते हैं। ठीक है, इसमें अंग और आह ये होता है अयोग बाह। क्या कहलाते हैं ये? अयोग बाह। ये ना तो स्वर में काउंट होते हैं ना ही व्यंजन में काउंट होते हैं। देखेंगे तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ। ये होते हैं 11 हमारे, और ये 2 क्या कहलाते हैं? अयोग वाह। अयोग वाह, जो वहन ना हो सकें, ना तो ये स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, इसीलिए अयोग वाह कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अ किस प्रकार का स्वर है? अब जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। तो आ जो है वो बताना है किस प्रकार का है। अ हमारा क्या होता है? ह्रस्व। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? और री, ये हमारे ह्रस्व कहलाते हैं। दीर्घ में क्या आएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ठीक है, ओ,
और अ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। इसकी व्याख्या है, ह्रस्व स्वर का उच्चारण कम समय में होता है, आ, ई, उ और री। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम लोग। ई किस प्रकार का स्वर है? तो ई हमें बताना है किस प्रकार का स्वर है। बड़ी ई है तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ। आगे देखेंगे, दीर्घ स्वर का उच्चारण अपेक्षाकृत अधिक समय में होता है, जैसे आ, ई, उ। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, अंग किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, तो बताओ जरा इसमें से कि अंग और आहा को मैंने क्या बताया था? अंग और आहा, इनका मैंने अभी आपको नाम क्या बताया था? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो यहाँ पर अगर हम अलग अलग बात करें, दोनों को, अंग को अलग लें, आहा को अलग लें, तो ये चंद्रबिंदु है, अनुनासिक स्वर है, दीर्घ स्वर है या अर्ध स्वर है? तो ये दीर्घ नहीं है, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं। अर्ध स्वर भी नहीं है, चंद्रबिंदु ऐसे लगती है। ठीक है, तो ये क्या है? अनुनासिक है। देखिए, अंग का उच्चारण करते समय नासिका से ध्वनि निकलती है, अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम लोग। आहा को क्या कहते हैं? ठीक है, अंग आहा। तो ये देखेंगे, अंग आहा में जो है पीछे आपको दिख रही है विसर्ग। ठीक है, तो ना तो इसे हम चंद्रबिंदु भी बताया मैंने आपको, ऐसे लगती है, अनुस्वार भी नहीं है, अनुनासिक में आपको बताया अंक की बिंदी है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी विसर्ग, जो कि संस्कृत में लगती हैं। ठीक है, देखो, आहा को विसर्ग कहते हैं जो हल्के श्वास के साथ उच्चारित होता है। ठीक है, जैसे हम लिखते ना अ, तह। ठीक है, अगला है प्रश्न हमारे सामने। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए जो है व्यंजन कॉन्सोनेंट से लिया है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने बात किया था 30, 31, 33 या 35। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप आराम से बता पाएंगे। कितना आंसर होगा इसका? 33। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, क किस प्रकार का व्यंजन है? ठीक है, ये भी मैंने आपको भी समझाया था, तो आप आराम से इसे कर पाएंगे कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण है, अर्धस्वर है या फिर संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त तो नहीं है, अर्ध भी नहीं है, इन दोनों में से ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया था पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और कौन सा बताया था? पांचवा। ये क्या होते हैं? हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो क जो है किस नंबर पे आता है वर्ग में? क, ख, ग, घ, ण। तो ये कौन सा होता है? पहला। तो इसलिए क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारे सामने, फ किस प्रकार का व्यंजन है? अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, संयुक्त व्यंजन, अर्धस्वर। तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, कई बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है, कभी किसी तरीके से, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। संयुक्त व्यंजन नहीं है, अर्धस्वर नहीं है। अब देखो, ये प, फ, ब, भ और म, तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर और चौथे नंबर के क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। जबकि पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। देखो यहाँ पर, महाप्राण व्यंजन में उच्चारण के समय अधिक वायु निकलती है, जैसे फ, थ, झ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यह किस वर्ग का व्यंजन है? ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का। आपको देखना है च, छ, ज, झ और ञ। तो ये कौन से वर्ग का हो गया? च वर्ग का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये एक वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, वो 5 लेटर होते हैं। तो क पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, ल किस श्रेणी में आता है? अर्धस्वर में, संयुक्त स्वर में, नासिका में, महाप्राण में। अब बताइए जरा, अभी बताया था, क्या क्या बताया था? य, र, ल और व क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या, य, र, ल, व ये क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है भाषा, आज हम भाषा को जानेंगे, समझेंगे और हमेशा के लिए याद भी कर लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे आज कि भाषा के बिना कठिन नियमों को याद करें, किस तरीके से भाषा से संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से याद रखा जा सकता है। अगर आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो आज आप भाषा से एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे सामने, भाषा का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर पूछा गया है भाषा का सही अर्थ क्या है? बोलने की आदत, विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम, लिखने की कला, व्याकरण का अध्ययन। तो भाषा क्या है?
हमारे विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। जो हम बोलते हैं, हमारे जो विचार हैं, जो थॉट हैं, वही हमारी भाषा है। देखेंगे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। प्रारंभ में हमारे पास भाषा नहीं थी। सांकेतिक भाषा का यानी कि उसमें हमारे विचार, थॉट, जो भी भावनाएं हैं, हम एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर सकते थे। लेकिन व्याकरण की भाषा में दो प्रकार की भाषाएं मुख्यतः हैं, एक लिखित और दूसरी मौखिक। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़ भाषा परिवार से, चीनी तिब्बत भाषा परिवार से, हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से, या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से? तो हिंदी के भी जो परिवार हैं देखेंगे तो हमारी जो हिंदी, भारत की हिंदी जो है वो किस भाषा से है? हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से, जिसे भारोपीय भी कहते हैं। हिंदी भाषा हिंद यूरोपीय परिवार की भारतीय आर्य शाखा में आती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा, हिंदी की लिपि कौन सी है? अब लिपि का मतलब क्या होता है? लिखना, जो हमारे अक्षर होते हैं। जैसे अंग्रेजी करें ABC, ये हमारी लिपि है। इसी प्रकार से हम हिंदी वर्णमाला की बात करें, आ, ई, उ, ये सभी क्या है? लिपि कहलाती हैं। मतलब भाषा के लिखित चिन्ह जो हैं वो क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। जब तक लिपि नहीं है आप किसी भाषा को पढ़ ही नहीं सकते हो। जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो एक ध्वन्यात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि की और देखें कौन कौन सी भाषा है। एक तो आपकी संस्कृत है, दूसरी कौन सी है? मराठी है, ठीक है, नेपाली है और गुजराती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या है? यहाँ आपको बताना है कि भाषा क्या है और बोली क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी में जो बोलियाँ हैं, जैसे आपकी ब्रज है, अवधी है, मराठी है, भोजपुरी है, छत्तीसगढ़ी है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, ये सभी बोलियाँ हैं। तो यहाँ पर भाषा बड़ी होती है, बोली छोटी होती है। बोली में व्याकरण नहीं होता है। भाषा लिखी जाती है, बोली बोलने में आती है। सभी सही हैं। तो देखा जाए अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा बड़े लेवल पर होती है। जैसे आप उसका भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होता है, जबकि बोली का छोटा होता है। अगर ब्रज बोली की बात करें तो एक ब्रज क्षेत्र में बोली जाने वाली है। उसी प्रकार से अवधी है, खड़ी है, भोजपुरी है, पूरे भारत के लोग नहीं बोल सकते, लेकिन भाषा, हिंदी भाषा जो है पूरे भारत के लोग बोलते हैं। उसी प्रकार से हिंदी भाषा में जो है व्याकरण भी होता है, लेकिन बोली में व्याकरण की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। भाषा लिखी जाती है, लेकिन बोली जो है मुख्यतः मौखिक होती है, अर्थात बोलने में। तो सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। देखो यहाँ पर भाषा का एक मानकीकृत रूप होता है, जबकि बोली स्थानीय क्षेत्रीय, उसमें कोई मानक नहीं होती। भाषा में मानक रूप होते हैं। भाषा लिखी पढ़ी जा सकती है और बोली मुख्य रूप से मौखिक होती है। बोली का मतलब क्या? मुख्य रूप से जो आपके क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ब्रज भाषा हो गई। ठीक है, भाषा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे साहित्य में प्रयोग होने के कारण इसको हमने भाषा का नाम दे दिया, लेकिन एक्चुअल में ब्रज जो है हमारी बोली है। प्रश्न है हमारे सामने, हिंदी का मानक रूप किस बोली पर आधारित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ आपके लिए दिया गया है कि ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी। आधुनिक मानक हिंदी का आधार जो है पश्चिमी खड़ी बोली, ये पश्चिमी हिंदी से निकली है। पश्चिमी हिंदी से कौन सी है? खड़ी बोली। तो खड़ी बोली को ही आज हम हिंदी मानक रूप में इसको माना हुआ है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भाषा का सबसे छोटा ध्वन्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी, शब्द कहलाएगी, वाक्य कहलाएगी या फिर अक्षर कहलाएगी? तो अक्षर नहीं होगी, वाक्य नहीं होगी, शब्द नहीं होगी, क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई होती है। इसके और इसे बोला जा सकता है, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आगे देखेंगे, व्याकरण का भाषा में क्या कार्य है? भाषा को सजाना, भाषा को नियमबद्ध करना, भाषा को बदलना, भाषा को कठिन बनाना। तो व्याकरण क्या करता है? भाषा को नियमबद्ध करता है। व्याकरण ही हमें सही और जो है शुद्ध रूप में उच्चारण करना, लिखना और पढ़ना, व्याकरण ही ये कार्य करता है। तो व्याकरण भाषा को सही, शुद्ध और नियमबद्ध रूप से प्रयोग करने में मदद करता है हमारी। आगे है, मातृभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो स्कूल से सीखी जाए, वह भाषा जो किताबों में हो, वह भाषा जो माँ के माध्यम से बचपन से सीखी जाए, या विदेशी भाषा। तो मातृभाषा का मतलब क्या है? मदर टंग। यहाँ पर माँ के माध्यम से बचपन से सीखी जाए, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मम्मी बोलती हूँ, इसका मतलब है कि वह भाषा जो हमारे परिवार में बोली जाती हो। ठीक है, जो हमारे परिवार में आसपास, परिवार के आसपास बोली जाती है, परिवार में बोली जाती है, उसे हम
क्या बोलते हैं, मदर टंग। इसीलिए हमने लिखा कि बचपन से सीखी जाती है, जिसे हम बचपन से सीखते हैं और वह स्वतः ही आ जाती है हमें। अगला प्रश्न है, यहाँ देखोगे, मातृभाषा वह है जिसे हम जन्म से अपने परिवार और समाज में बोलते सुनते सीख लेते हैं। भाषा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? मनोरंजन, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान, पढ़ाई या प्रतियोगिता। तो मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि भाषा की उत्पत्ति क्यों हुई। अगर हमने सबसे पहले सांकेतिक भाषा, संकेत बनाई, ठीक है, संकेत के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, तो यही कारण हुआ कि हमने क्या किया, भाषा की उत्पत्ति की, अर्थात विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना, एक दूसरे के भावों को समझना और अपने भावों को कह पाना। भाषा का मूल उद्देश्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों और भावनाओं को पहुंचाना ही, इसीलिए भाषा का जो है उत्पत्ति हुई, भाषा को बनाया गया। अगला प्रश्न है, संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? प्राकृतिक भाषा है, कृत्रिम भाषा है, मिश्रित भाषा है या बोलचाल की भाषा है? तो जो संस्कृत है वो कैसी है? कृत्रिम भाषा है, जिसे बनाया गया है। संस्कृत को कृत्रिम संस्कृत भाषा कहा जाता है क्योंकि इसे व्यवस्थित रूप में संभाला गया है। हिंदी भाषा का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? अपभ्रंश, प्राकृत, अवधि या खड़ी बोली? तो इस प्रश्न को समझेंगे। यहाँ पर देखो, हिंदी का विकास प्राकृत, अपभ्रंश, प्रारंभिक हिंदी जिसे आधुनिक हिंदी के रूप में हुआ, जैसे आधुनिक हिंदी में कहते हैं, यानी प्राकृत जब टूटी फूटी तो उसी के जो है टुकड़े होते होते, विकास होते होते उसी में से आधुनिक हिंदी का निर्माण हुआ है। प्रश्न है हमारे सामने, भाषा विज्ञान किसका अध्ययन कराता है? केवल व्याकरण का, केवल साहित्य का, भाषा की संरचना, इतिहास और प्रयोग का, या केवल बोलियों का? तो भाषा विज्ञान जो है वो भाषा की संरचना, इतिहास और प्रयोग, अर्थात इन सब का अध्ययन कराता है। भाषा विज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें भाषा के सभी पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? बहुत ही आसान प्रश्न है और ये हम सबको आना चाहिए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश हिंदी ही राजभाषा नहीं है हमारी, अंग्रेजी भी हमारी राजभाषा है, क्योंकि हिंदी के साथ अंग्रेजी को कुछ वर्षों के लिए लागू किया गया था, लेकिन अंग्रेजी हमारे लिए इस प्रकार से आवश्यक हो गई कि सदा के लिए उसे हमने संविधान में क्या किया, राजभाषा का दर्जा दिया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भाषा के कितने रूप होते हैं? हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, और मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि व्याकरण में भाषा के मुख्यतः 2 ही रूप होते हैं, ठीक है। वैसे हिंदी में अगर हम देखें तो 3 रूप हैं, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित, लेकिन व्याकरण के रूप में देखें तो मुख्यतः 2 ही रूप हैं, क्योंकि व्याकरण सांकेतिक भाषा को नहीं मानता है। मौखिक जिसे हम बोलते हैं, लिखित मतलब जिसे हम लिखते हैं, यानी कि बोलना और ठीक है पढ़ना। लिपि का क्या कार्य है? भाषा को बोलना, भाषा को लिखित रूप देना, भाषा को समाप्त करना, भाषा को कठिन बनाना। तो जरा बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि लिपि का मुख्य रूप से क्या कार्य होता है। लिपि किसे कहते हैं? क्या बताया था कि भाषा को लिखित रूप देना, यानी कि जो हम लिखते हैं यही हमारी क्या है, लिपि है। लिपि वह चिन्ह प्रणाली है जिसमें बोले जाने वाली भाषा को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो एक प्रश्न और इसके साथ डिस्कस किया था, बताओ हमारी हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? लिख के बताओ जरा एक बार। प्रश्न है हमारे सामने, बोली का सबसे बड़ा आधार क्या है? भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक, शिक्षा, विज्ञान। तो भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एक क्षेत्र विशेष के अंदर बोले जाने वाली। तो सबसे बड़ा जो आधार है वो भौगोलिक है। बोली मुख्य रूप से किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। आधुनिक हिंदी की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई? 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम दूसरे तरीके डिस्कस कर चुके। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि आधुनिक हिंदी का मतलब क्या है? खड़ी बोली, जिसे हमने मानक रूप दिया, ठीक है। खड़ी बोली जो है वो किस शताब्दी में, हिंदी की बात नहीं करें, आधुनिक हिंदी लगा है, मतलब 15वीं शताब्दी के आसपास खड़ी बोली को मानक रूप दिया गया था, 14 सितंबर 1949। तो 14 सितंबर 1949 में जब हमने किया तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, लगभग इसको तो हमने हिंदी को मान्यता प्राप्त की है, लेकिन उससे पहले हिंदी जो है आधुनिक हिंदी के रूप में आ चुकी थी। आधुनिक हिंदी का स्वरूप 15वीं शताब्दी में आकार लेने लगा था। राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? बहुत ही मतलब ये प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि राजभाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है, या राष्ट्रभाषा क्या है। इसको राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं। और बोली क्या है? तो बोली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं, जो सीमित क्षेत्र में होती है, जबकि राजभाषा का मतलब होता है
जो कैसी होती है, राजभाषा प्रशासनिक की भाषा होती है, अर्थात सरकारी कामकाज, सरकारी गैर सरकारी प्रशासनिक कार्यों में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की पहचान होती है, जैसे एक देश के अधिकतम नागरिकों के द्वारा बोला जाता है। हिंदी को, अब एक प्रश्न आपके लिए है कि भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है या राजभाषा का? कमेंट सेक्शन जरा लिख के बताइए। यहाँ राष्ट्रीय भाषा सांस्कृतिक पहचान होती है, जैसे कहते हैं ना हिंदी हमारी आन है, शान है, अरमान है, ठीक है। तो हिंदी हमारी जो है एक देश की पहचान है, ठीक है, जबकि राजभाषा शासन और प्रशासन की भाषा कही जाती है। हिंदी में शब्द कहाँ से आते हैं? हमारी जो हिंदी है केवल संस्कृत से, केवल अंग्रेजी से, संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से, या केवल उर्दू से? हिंदी एक मिश्रित भाषा जिसमें कई भाषाओं के शब्द लिए गए हैं। भाषा के विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? कवियों का, समाज का, सरकार का, या शिक्षकों का? तो भाषा जो है बिना समाज की भाषा हो ही नहीं सकती है। समाज का आधार भाषा होती है। भाषा समाज में प्रयोग से विकसित होती है, इसलिए समाज इसका सबसे बड़ा संवाहक होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमने ये सीरीज शुरू की है MCQ से, यानी कि MCQ के माध्यम से मैं हर बार आपको एक नया टॉपिक जो है इंट्रोड्यूस कराती हूँ। सिर्फ इंट्रोड्यूस ही नहीं कराती हूँ, उसे पूरी तरीके से समझा देती हूँ कि आप कुछ ही मिनटों में उस पूरे टॉपिक को समझ सकें अच्छे से। जहाँ आज आपके पास बहुत कम समय है, तो उसके लिए मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इस वीडियो को तैयार किया है कि आप कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा चैप्टर समझ लें, और इससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न बने आप सारे के सारे प्रश्न कर पाएँ। तो मैं आज आपको इस पदबंध जो टॉपिक है इससे परिचित कराऊंगी, और देखेंगे आप पदबंध नाम की जो समस्या है आपके जीवन से हमेशा हमेशा चली जाएगी। हमें आज एक एक नंबर बहुत ज़रूरी है। परीक्षा का जो पैटर्न है वो पहले जैसा नहीं रहा कि हमने थोड़ा सा पढ़ लिया और हो गया। सफल होते हैं व्यक्ति, वो कुछ अलग नहीं करते हैं, बस एक कदम आगे खड़े रहते हैं। तो मैं वही एक कदम जो है उसी सफ़र में आपकी सहायता करने के लिए आज आई हूँ, और आप तैयार हो जाएँ। पूरी वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, और आप देखेंगे वीडियो के एंड तक कि आपने किस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, और एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि मैं इसमें कितना सफल हो पाई। देखिए, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे सामने दिया है कि बगीचे में खिला हुआ गुलाब बहुत सुंदर है। यहाँ पर बगीचे में खिला हुआ गुलाब क्या है? संज्ञा पदबंध है, या फिर सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, या क्रिया पदबंध है? तो पदबंध यानी कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि पदबंध क्या होता है। ये टॉपिक हमारे सामने जो आया है पदबंध। अब इस पदबंध की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक है पद और दूसरा है बंध। बंध का मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह। पद का ही जो रूप होता है, किसका रूप है? ये शब्द का रूप है, ठीक है। शब्द के साथ जब हम कारक चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं, कारक विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तब ये क्या बन जाता है? पद बन जाता है। अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह जो पद एक ही के रूप में काम करे, एक शब्द के रूप में काम करे, पद के रूप में काम करे, तो वो क्या कहलाएगा? पदबंध कहलाएगा। और भी आगे इसकी व्याख्या, इसके और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी बनेंगे सारे के सारे देखेंगे। जितने मैंने प्रश्न आज लिए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि बगीचे में खिला हुआ गुलाब। अब ये गुलाब जो है क्या है आप बताइए? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया है? तो इतना तो हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो ये क्या है? हमारा गुलाब जो है संज्ञा है। और ये जो शब्द आगे कहे गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं ये जो कारक चिन्ह लगे हुए हैं, बगीचे में खिला हुआ, तो ये अन्य जो पद हैं इसके साथ में, और यही वही बात कह रहे हैं जो गुलाब कह रहे हैं। गुलाब बहुत सुंदर है और बगीचे में खिला हुआ गुलाब, यानी कि ये वाला जो आप ध्यान से देखेंगे, मैं दोबारा आपको समझाती हूँ। इसमें ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं, ये जो है बगीचे में खिला हुआ, ये इसका क्या है? ये आश्रित है। ये क्या है? इस पर आश्रित है, और ये है गुलाब। तो यही बात गुलाब के लिए कही जा रही है जो ये सब बाकी अन्य शब्द कह रही हैं, और ये पूरा का पूरा मिलकर एक पदबंध बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसकी और ज़्यादा स्पष्टीकरण हम देखेंगे। देखिए स्पष्टीकरण में, यहाँ बगीचे में खिला हुआ गुलाब पूरा पदबंध वाक्य में संज्ञा गुलाब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह एक वस्तु, चीज को दर्शाता है, इसलिए संज्ञा पदबंध कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यहाँ दिया हुआ है कि तेज हवा से गिरने वाला पेड़, ठीक है, रास्ता रोक देते हैं। रेखांकित पद है तेज हवा से गिरने वाले, तो ये वाला रेखांकित पद है। अब आपको इसमें बताना है कि ये क्या है। आगे और भी हम इसमें देखेंगे कि ये जो सर्वनाम के वो पदबंध के कितने भेद होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर एक टॉपिक से, हर एक क्वेश्चन से आपको एक नई जानकारी मिलेगी, और इस नई जानकारी के साथ ही
कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा हम टॉपिक कवर कर लेंगे। तो जल्दी से बताइए इसमें क्या हो जाएगा। ये जो तेज हवा से गिरने वाले, ठीक है, तेज हवा से गिरने वाले यहीं तक है, तो ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो ये पेड़ की जो है क्या बता रहे हैं, तेज हवा से गिरने वाले, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो बताइए ये क्या है, विशेषण पदबंध है। स्पष्टीकरण देखेंगे इसका हम लोग। विशेषण पदबंध है, यहाँ यह पदबंध पेड़ों अर्थात जो संज्ञा है की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि कौन से पेड़, तेज हवा से गिरने वाले। हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, कौन से पेड़, तो तेज हवा से गिरने वाले। ये क्या है, विशेषता है, क्योंकि यह संज्ञा पेड़ का गुण विशेषण बता रहे हैं, इसीलिए यह विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि खाना बनाने वाले मजदूर, ठीक है, खाना बनाने वाले मजदूर जो हैं कुछ थक गए हैं। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द हमारे सामने क्या है, कुछ। तो ये क्या है, कुछ। खाना बनाने वाले मजदूर, ये आश्रित, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इस पर डिपेंडेंट है, किस पर, कुछ पर। ये बात जो है इसी के लिए कही गई है। खाना बनाने वाले जो मजदूरों में से कुछ मजदूर जो है थक गए हैं। तो ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो ये कुछ क्या है, हमारा सर्वनाम है। खाना बनाने वाले मजदूरों में से, ये जो मजदूर हैं इन्हीं में से कुछ मजदूरों के लिए बोला गया है। तो ये सर्वनाम के स्थान यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसीलिए क्या कहलाएगा, सर्वनाम। देखिए यहाँ पर कि यहाँ कुछ मजदूर यानी कि संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी कुछ मजदूरों के लिए सर्वनाम की तरह प्रयोग किया गया, इसीलिए इसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। कि मजदूरों में से कुछ, तो जो कुछ है, ठीक है, कोई है, यह है, ये हैं, वह है, ये सब क्या है हमारे, ये सर्वनाम शब्द हैं। तो चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। गांव के किनारे खड़ा हुआ आदमी अजनबी था। अब ये रेखांकित पद गांव के किनारे खड़ा हुआ आदमी क्या है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है या फिर ये क्रिया पदबंध है। तो बताइए जरा आप, ये क्या है, गांव के किनारे खड़ा हुआ आदमी। तो ये क्या है आपके लिए, बताइए जरा। आदमी संज्ञा पदबंध है। ये स्पष्टीकरण देखेंगे इसका। यह पदबंध किसी व्यक्ति को दर्शा रहा है और आदमी क्या है, एक संज्ञा शब्द है। यह वाक्य में संज्ञा का कार्य कर रहा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखो पदबंध की बात करें, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या, यानी कि जो पद किसकी बात कर रहा है, संज्ञा की बात कर रहा है तो वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। सर्वनाम की बात कर रहा है, सर्वनाम पद हो जाएगा। विशेषण होगा तो विशेषण, और क्रिया होगा तो क्रिया। और इसी तरीके से अगर वो क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण भी हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो यहाँ पूछा गया हमसे, रमेश का घर बहुत बड़ा, और तो यहाँ पर बड़ा और आकर्षण। अब बड़ा और आकर्षण बताइए जरा क्या है, इसको मत देखिए पदबंध क्या। अब बड़ा और आकर्षण क्या है, बड़ा और आकर्षण क्या है, एक विशेषण है, एक विशेषण है। तो देखेंगे आगे इसका स्पष्टीकरण। देखिए यहाँ पदबंध घर, किस, घर क्या है, संज्ञा शब्द है, कि विशेषता बता रहा है। घर कैसा है, बहुत बड़ा और आकर्षण, ये विशेषता है, बताने वाले शब्द हैं। कौन सा, बड़ा और आकर्षण, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, विशेषण पदबंध बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि पदबंध की सही परिभाषा कौन सी है। पदों के मेल से बनने वाला एक वाक्यांश जो वाक्यों में एक ही पद के समान कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है केवल एक शब्द का समूह जो वाक्य का निर्माण करता है। पदों के मेल से बनने वाला छोटा वाक्य जिसमें पूरी क्रिया होती है। पद और वाक्य का मिश्रण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक पद है और दूसरा उसके पदों को और भी उसके लिए आश्रित पदों की सहायता लेकर एक पूरा का पूरा पदबंध बनाता है, एक समूह बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पदों के मेल से बनने वाला एक ऐसा वाक्यांश, वाक्य नहीं है, वाक्यों का अंश है, जो वाक्य में एक ही पद का काम करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया, एक छोटा सुंदर लड़का, एक छोटा सुंदर लड़का। तो जो एक छोटा सुंदर किसके लिए आया, उस लड़के के लिए, जो लड़का है वही एक छोटा सुंदर लड़का पूरा का पूरा मिलकर एक कार्य कर रहा है। तो ये यहाँ पर एक पद के समान कार्य करता है, तो क्या बन जाता है, पदबंध बन जाता है। पदों के मेल से बनने वाला एक वाक्यांश जो वाक्य में एक ही पद के समान कार्य करे, वह क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। ये पद की अगर आपने इतनी बात समझ ली है पदबंध की, तो आपसे गलत प्रश्न नहीं होगा। यदि वह संज्ञा की तरह है तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। यदि वह सर्वनाम के साथ मिलकर उसके शब्द बना रहे हैं तो सर्वनाम हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और क्रिया हो जाएगा, और क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे प्रकारों से, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ये प्रश्न भी बन जाता है कि पदबंध के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो पदबंध के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, ये होते हैं आपके 5 मुख्य भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण पदबंध। इस तरीके से यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पदबंध, उपसर्ग, विभक्ति। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, उपवाक्य,
संज्ञा, लिंग, पदबंध, ये भी गलत हो जाएगा। केवल संज्ञा, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। संज्ञा, पदबंध, सर्वनाम, तो आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक होता है हमारा विकारी। क्या होता है? विकारी। विकारी में क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, और दूसरा क्या होता है? क्रिया। तो ये हमारे 4 क्या होते हैं? विकारी पद होते हैं। इसी तरीके से अव्यय अथवा अविकारी, जिसमें क्रिया विशेषण आता है, समुच्चयबोधक आता है, संबंधबोधक आता है, विस्मयादिबोधक आता है और निपात भी आता है। तो ये क्रिया विशेषण जो है वो हमारा क्या कहलाता है? अविकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? अविकारी, या इसी को अव्यय कहते हैं। तो यही हमारे 5 मुख्य प्रकार हैं। आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर संज्ञा, पदबंध, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये तो हमारे 4 क्या हो जाएंगे? विकारी। और क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? अविकारी। यही पदबंध के 5 मुख्य भेद होते हैं। तो हमने परिभाषा जान ली। परिभाषा से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे आप आराम से करवाएंगे कि शब्दों का एक ऐसा समूह, ठीक है, जो एक ही पद का काम करे वो पदबंध कहलाएगा। कितने मुख्य भेद हैं? 5 मुख्य भेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि शहर के कुछ दुकानदार लालची होते हैं। तो यहाँ पर शहर के कुछ, तो यहाँ पर दिया है कुछ के लिए। तो आपको बताना है कि कुछ यहाँ पर रेखांकित पद क्या है? कुछ संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, कुछ। तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कुछ क्या है? हमारा सर्वनाम है। यहाँ कुछ शब्द दुकानदार संज्ञा की गिनती संख्या का संकेत देते हैं। यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ, इसलिए सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। बच्चों के लिए किताबें खरीदने वह बाजार गया। रेखांकित पद, बच्चों के लिए किताबें खरीदने, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये रेखांकित पद है। तो ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो बताइए जरा, खरीदना क्या है? क्रिया है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? क्रियापद। देखिए, वह पद, यह पदबंध कार्य क्रिया को दर्शाता है। किस लिए गया? किस लिए गया? इसको कैसे पूछेंगे? किताबें खरीदने के लिए। यह वाक्य क्रिया की तरह प्रयोग हो रहा है, इसलिए क्रिया पदबंध कहलाएगा। तो हमने सर्वनाम पढ़ लिया, संज्ञा पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया, क्रिया पढ़ लिया, उसके प्रकार पढ़ लिए और परिभाषा पढ़ ली। आगे देखेंगे कि यहाँ पर मोहन धीरे धीरे चलते हुए स्कूल पहुँचा। पदबंध धीरे धीरे चलते हुए, यहाँ पर धीरे धीरे चलते हुए। तो आपको ये बताना है कि ये क्या है? ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो ये हमारा क्या है? क्रिया विशेषण, क्योंकि चलना क्या है? क्रिया। और कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो इसकी विशेषता बता रहा है। देखिए, क्रिया विशेषण पदबंध, यह पदबंध क्रिया चलना की जो है उसकी विशेषता बताता है। कैसे चला? धीरे धीरे चलकर, क्योंकि यह क्रिया का तरीका, गति बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण हो जाता है। हम क्रिया विशेषण को भी जान लेते हैं। क्रिया विशेषण के 4 टाइप होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमें से पहचानना है कैसे, है ना, कितना, क्यों, कहाँ, इस तरीके से स्थानवाचक, कालवाचक, गुणवाचक, तो इस तरीके से हमने क्रिया विशेषण के जो है प्रकार पढ़ लिए। उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक समझा होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं आज अपने इस प्रयास में कितने सफल हुई। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक मजेदार टॉपिक में, इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ, जो आपको पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपको समझा पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।